हेलो दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान पीटीटी के होने वाले एग्जाम में हिंदी विषय के एक टॉपिक संज्ञा पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको संज्ञा की परिभाषा बताता हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा, ध्यान रखना, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या दशा या भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की सिंपल सी परिभाषा है, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, दशा या भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा, ध्यान रखना, एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द इसीलिए है क्योंकि संज्ञा में काल, लिंग, वचन के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। अब संज्ञा की एक और परिभाषा जो आपको याद रखनी है कि जिनका अस्तित्व हो, जिसे गिना जा सके, वह संज्ञा है। ये कैसे गिना जा सकता है मैं आगे आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं हम। आगे मैं आपको बताता हूँ संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार आप सभी को पता है। संज्ञा के 3 प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं, एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और एक है समूहवाचक संज्ञा। तो आप इसका ध्यान रखें। सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा के प्रकारों में जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की जाति या समूह का बोध हो जाए। जाति या समूह का बोध होने पर वह जातिवाचक होती है। और जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु तथा स्थान की विशेषता का पता चले, स्थान विशेष का पता चले, तो इसका ध्यान रखना कि वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे चलते हैं हम। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ जातिवाचक और व्यक्तिवाचक के। सबसे पहले देखते हैं कि बालक, विद्यार्थी, ये जातिवाचक के उदाहरण है। जातिवाचक के उदाहरण कैसे हैं? जैसे विद्यार्थी है, मैं विद्यार्थी का उदाहरण आपको बता रहा हूँ। विद्यार्थी कहने से इसमें एक विद्यार्थी का समूह पता नहीं चलता। विद्यार्थी में वे सभी आ जाते हैं जो विद्या का अध्ययन करते हैं, इसलिए विद्यार्थियों का समूह है तो वह जाति हो जाएगी। अगर राम एक विद्यार्थी है तो मैं अगर राम की बात करूं तो मैं एक निश्चित व्यक्ति की बात कर रहा हूं, तो राम या नाम हो गया जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आप इसका ध्यान रखना। इसी प्रकार जंतुओं के नाम, शहर, गांव, महिला। अगर शहर की बात करूं तो मैं एक शहर का नाम नहीं बता रहा हूं, शहर की पूरी जाति का बोध हो रहा है। और अगर मैं अपने पाली, जोधपुर, एक किसी शहर, विशेष शहर का नाम बोल रहा हूँ तो वो व्यक्तिवाचक संख्या में चली जाती है। इस प्रकार इसका आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं। आगे मैं बताता हूँ आपको जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद मैंने बताए थे आपको, जिसमें से सबसे पहला है द्रव्यवाचक और दूसरा है समुदायवाचक। द्रव्यवाचक किसे कहते हैं कि जिन संज्ञा पदों से किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का हमें बोध हो जाता है वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। इनकी द्रव्यवाचक संज्ञा की एक सिंपल परिभाषा है जिसे हम माप तोल सकते हैं, वह द्रव्यवाचक संज्ञा है। आप सभी को पता है द्रव्य, पदार्थ या धातु को हम माप या तोल सकते हैं, तो आप इसको ध्यान रखें। आगे चलते हैं। समुदायवाचक की बात करूं मैं तो समुदायवाचक किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु तथा स्थान की जाति या समूह का बोध हो वह समुदायवाचक कहलाता है। अब जैसे उदाहरण है इसके कक्षा, दल, आगार। अब कक्षा कैसे? मैं जब कक्षा बोलता हूँ तो हमें कक्षा में ये पता नहीं चलता कि इसमें 1 विद्यार्थी हैं या 10 विद्यार्थी हैं, क्योंकि मैं पूरी कक्षा की बात कर रहा हूँ तो कक्षा में पूरे विद्यार्थियों का समूह आ गया, इसीलिए ये समूहवाचक हो गई। द्रव्यवाचक के उदाहरण की बात करें तो इसमें चावल, सोना, दूध। अब बात करूं चावल की तो चावल आप सभी को पता है कि एक पदार्थ है। सोना में बात करूं तो आप सभी को पता है कि ये धातु है। अब चावल और सोने को हम गिन नहीं सकते हैं, अब इनको हम माप और तोल सकते हैं, तो इसीलिए ये जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। इसका आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बताऊँगा भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा सिंपल सी परिभाषा है, जिन संज्ञा से किसी भाव, अवस्था, गुण, माप, गति, स्वाद, दोष, स्वभाव, क्रिया, व्यापार आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के मैंने उदाहरण आपको सारे उदाहरण लिखा दिए हैं क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। भाव किसी भी प्रकार के हो सकते हैं भाववाचक संज्ञा। भाव में प्रेम, दया, अवस्था में भलाई, लड़कपन, गुण में आप बात करूँ तो सुंदरता, मिठास, दशा में बात करूँ तो गुलामी, आज़ादी, क्रिया में दौड़, धूप, माप में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, स्वाद में कड़वापन, कसेलापन, मिठास। इस प्रकार है जो ये सभी भाव है। गति में फुर्तीला, शीघ्रता, सुस्ती, ये सभी भाव है। भाव को आप एक और परिभाषा याद रख सकते हैं कि जिनका अस्तित्व हो और जिसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। भाव की हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उसका अस्तित्व नहीं होता। भाव को हम छू नहीं सकते, सिर्फ सोच कर महसूस कर सकते हैं, उसको स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अब संज्ञा के प्रयोग की बात करूं मैं तो संज्ञा के प्रयोग किस प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में कैसे होता है मैं आपको बताता हूं
कि जब कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने दुर्लभ गुणों के कारण उस गुण के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रयुक्त होती है, तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। कैसे, मैं उदाहरण से समझाता हूँ आपको कि आजकल भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। अगर उदाहरण ये होता कि आजकल भारत में एक जयचंद है, तो एक जयचंद की बात होती तो वह जयचंद जातिवाचक नहीं होकर व्यक्तिवाचक होता है। यहाँ पर मैंने बोला है कि भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, तो यह जयचंद है जो पूरी जाति या समूह का बोध करा रहा है। जो अपने देश से गद्दारी करता है वह जयचंद होता है, तो वो पूरे समूह का बोध कराता है, इसीलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुई है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किस प्रकार हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जब कोई जातिवाचक संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध न करवाकर किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष का बोध करवाता है, उसे जातिवाचक शब्द कहते हैं। अब इसके उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण है कि पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब पंडित जी ऐसे तो पंडित जी बहुत हैं, लेकिन जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ पंडित जी है जो किसी जाति सूचक का प्रयोग न होकर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर व्यक्तिवाचक संज्ञा बता रहे हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो गई। इसी प्रकार आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ, नेताजी ने जय हिंद का नारा दिया। अब नेताजी, यहाँ वैसे तो नेताजी देश में बहुत हैं, लेकिन यहाँ नेताजी विशेष नेताजी के बारे में बात की जाती है। वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इसी प्रकार आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग किस प्रकार होता है। भाववाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। आपको ध्यान रखना है, गुण है जो भाववाचक संज्ञा में सदैव एक वचन में आता है। जब भी भाववाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होती है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। कैसे? कि मनुष्य को सदैव बुराइयों से बचना चाहिए। अगर उदाहरण इस प्रकार होता है कि मनुष्य को सदैव बुराई से बचना चाहिए, तब बुराई वहाँ होता है तो वह भाववाचक संज्ञा होती है। लेकिन यहाँ बुराई से बुराइयों हो गया है, मतलब एक वचन से बहुवचन हो गया है, तो वह भाववाचक न बनकर जातिवाचक संज्ञा बन गया है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ क्रियापद का संज्ञा के रूप में प्रयोग। क्रियापद का संज्ञा के रूप में प्रयोग किस प्रकार होता है कि कभी कभी क्रियापद वाक्य में संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है। मैं उदाहरण से समझाता हूँ आपको कि खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। जैसे खेलना वैसे तो एक क्रिया है, लेकिन यहाँ क्रिया न होकर भाव बन गया है। अगर प्रश्न आए आपके और विकल्प में खेलना या ऑप्शन आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है खेलना या क्रिया न होकर भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। इसी प्रकार तुम्हारे जाने से वह काम हो जाएगा। वैसे जाना, आना, करना ये सब क्रियाएं होती हैं, लेकिन जब वाक्य में हमें पूछा जाएगा तो वो भाववाचक संज्ञा के रूप में आएगा। इसी प्रकार लास्ट और अंतिम है आपको बताता हूँ विशेषण का शब्द का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे होता है। तो ध्यान रखना कि वाक्य में कभी विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त न होकर स्वतंत्र रूप में बहुवचन में प्रयुक्त होता है, अर्थात विशेषण के साथ विशेषण प्रयुक्त नहीं होता है, तब वह जातिवाचक संज्ञा शब्द बन जाता है। अगर आपको परिभाषा से समझ में नहीं आता, मैं उदाहरण से समझाता हूँ। उदाहरण है बूढ़ा जा रहा है। अब बूढ़ा जा रहा है, बूढ़ा यहाँ पर जैसे बूढ़ा आदमी है तो उस आदमी की विशेषता है कि वो बूढ़ा है, तो बूढ़ा यहाँ पर विशेषण आ गया। आगे चलते हैं हम। यहाँ बूढ़ा एक आदमी की ओर इशारा न करके मैं पूरे बूढ़े जाति के समूह की ओर इशारा कर रहा हूँ, तो आप यह जो विशेषण है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो गया। आप इसका विशेष ध्यान रखें। इसी प्रकार आजकल अमीरों और गरीबों के बीच की दूरियां बढ़ रही हैं। अमीरों और गरीब के बीच की दूरियां बढ़ रही हैं, इसमें अमीर और गरीब हैं जो विशेषण न होकर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो भी पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अच्छे से पढ़े, रिवीजन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।